स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल 5 आपका, जो कि है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर्स। इसके ऊपर आपका ये मॉड्यूल रहने वाला है। एंड क्लास की अगर यहाँ बात करेंगे तो आपकी है क्लास 7। इसके पहले की 6 क्लास में हम लोग मॉड्यूल 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आप भी अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आप पूरी तरह से उसे समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। चैनल पर नए तो प्लीज़ इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई नेम से डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ट्रेड की थ्योरी की वीडियोज़ भी जल्दी स्टार्ट होंगी चैनल पे, तो आप लोग बने रहेगा चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा, जिससे उन्हें भी यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमने रखा है आपके लिए, जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन है, किसी एक प्रीवियस पार्ट से हो सकता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस मतलब होता है संधारिता, ठीक है, वैल्यू इन द सर्किट, यानी परिपथ में कुल संधारिता की आपको गणना करनी है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर आपके लगे हैं, संधारित्र लगे हैं, 30 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड के, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये सीरीज में है, ध्यान दीजिएगा कैसे जुड़े हैं, ये सीरीज में है। तो सीरीज के केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन, जितने हों उस तरह से 1 में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1/CT का मान निकालें इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। इनका एलसीएम कितना, 30 हो जाएगा। यहाँ कितना आया, 1, 3 प्लस 1, 3 2 मिलके कितने हो गए, 5, यानी ये बना आपका 5/30। तो 1/CT बराबर कितना आ गया, 5/30। तो CT बराबर क्या आएगा, 5/30 था ना, 1/CT बराबर कितना आया, 5/30। तो CT बराबर क्या आ जाएगा, 30/5। ऐसा कर सकते हैं आप, 5 छक 30, कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिए कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड यहाँ पे कुल संधारित्र का यहाँ पे मान आ जाएगा। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं, फार्मूले पे तो आप कर ही सकते हैं, दूसरा होता है जब भी ये सीरीज में जुड़े हो ना कैपेसिटर या इस तरह से, तो उसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो सबसे लोएस्ट वाला कैपेसिटर होगा उससे जो कम वाला मान का लगभग होगा, मतलब एकदम कम नहीं कि इसको आप कर दो, बट उससे जो कम होता है जनरली वही यहाँ पे सही रहता है। बट आप लोग फार्मूले पे ही लगाइएगा, आगे और क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें भी एक बार हम लोग जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ पे संधारिता की आपको इकाई बतानी है, क्या है, तो एक एक का देख लेते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा महो, तो ये किसका है, ये आपका होता है कंडक्टेंस का। किसकी इकाई होती है, कंडक्टेंस यानी चालकता की इकाई होती है महो, ठीक है। हेनरी आपका किसकी इकाई होती है, तो हेनरी में हम लोग मेज़र करते हैं इंडक्टेंस को, प्रेरकत्व जिसे कहते हैं ना, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व को, ठीक है। फैरड में हम लोग मेज़र करते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, यानी संधारित्रा जो मेजर की जाती है किस में होती है, आपका फैरड में, माइक्रो फैरड, ठीक है। इस तरह से आपने पीछे देखा ही। और कूलाम किसका आवेश है, तो ये है आपका चार्ज, यानी जो आवेश होता है उसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको चारों चीज़ यहाँ पे। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग मेज़र करते हैं फैरड में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलाम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा अगर 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, तो हमको निकालना है C। तो यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी, एक फार्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, कितना दिया हुआ है 0.5, V का मान कितना है 35 वोल्ट, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना पाएंगे यहाँ पे, ये आपका आ गया 1/70। 1/70 को आप अगर आगे डिवाइड करेंगे कंप्लीट, तो आपको मिलेगा 0.014, ठीक है, 0.014। आगे भी मिलेगा 3 ये सब, बट इससे हमें मतलब नहीं है, 2 3 ऐसे मिलते जाएगा। तो 0.014 देखिए कहाँ पे है, पहले नंबर पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.014 फैरड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके बताएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी मेहनत आप सभी के लिए हम यहाँ पे करते हैं, इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना, फिर इसको सॉल्व कराना आप सभी के लिए अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक अगर आप नहीं करेंगे तो सब तक ये पहुँच नहीं पाएगी वीडियो, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड।
संधारित्रता का जो मान है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम डिक्रीज यानी कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा है, यहाँ पे कैसे डिक्रीज़ करेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका कैपेसिटर होता है जिसमें ऊपर एक कंडक्टिव प्लेट होती, नीचे कंडक्टिव प्लेट होती, बीच में आपका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, या ऐसे कह लीजिए यहाँ पे एक गैप होता है जो इन दोनों के बीच जो है धारा के प्रवाह या आवेश प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इनके बीच की जो कैपेसिटेंस है उसे अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना होगा, एक फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं इसको। ठीक है, A/D। तो C को हम कैसे यहाँ पे बोल रहा है बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम ये एरिया बढ़ा दें प्लेट का तो C बढ़ा सकते हैं, बट पूछ क्या रहा है कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ये D जो होता है इनके बीच की दूरी होती है, ठीक है, ये जो दोनों प्लेट है ना इनके बीच की दूरी क्या होती है, जो ये यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, D बोलते हैं, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो अगर इसे हम बढ़ाएंगे तो जो फार्मूला है आपका क्या कह रहा है, फार्मूला में एप्सिलॉन 0 A/D, अगर D हम ये दूरी बढ़ा देंगे तो ये क्या है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपका जो संधारित्रता का मान है वो कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मान लीजिए एरिया आपका हो 20 और इनके बीच की दूरी हो 2, तो कितना रहा, 2×20, 10 आ गया संधारित्रता। लेकिन मान लीजिए एरिया आपका है 20 और ये दूरी कर दें हम लोग 4, तो कितना हो गया, 4×5 = 20, संधारित्रता का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी को बढ़ा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। देखिए यहाँ पे पराचुंबकीय पदार्थ जाने उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कितने टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो सबसे पहला एक आपका होता है लौह चुंबकीय। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लौह चुंबकीय, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेट जो होते हैं या इन्हें हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय, याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेट या पैरामैग्नेट जान लेते हैं इसे, उसे हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। एंड तीसरा आपका यहाँ पे जो दिया गया है डाईमैग्नेटिक। ठीक है, जो डाईमैग्नेटिक होता है उसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में अगर यहाँ पे देखें उसी को हम लोग कहते हैं पराचुंबकीय। क्या कहते हैं, पराचुंबकीय। ठीक है, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और पराचुंबकीय। इंग्लिश में जाएंगे फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेट एंड डाईमैग्नेट। ठीक है, तो फेरोमैग्नेट वो होते हैं जिन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो एक अच्छे चुंबक बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। जनरली इनका जो यहाँ पे वो होता है आपका 1 से 1000 तक इनका वो रहता है आपका। ठीक है, मैग्नेटिज्म जो भी है आपका। ठीक, तो इनमें एग्जाम्पल में आपका आता है जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, स्टील हो गया, ये सब फेरोमैग्नेट होते हैं आपके। अगला आता है पैरामैग्नेट। ये ऐसे होते हैं कि ये एक्चुअल में परमानेंट मैग्नेट तो नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो बन जाता है इनमें। अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें चुंबकीय क्षेत्र इसमें बन जाता है। इसके एग्जाम्पल में अगर आप जाएंगे जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेट हैं। ये पैरामैग्नेट है यहाँ पे, ये आपका फेरोमैग्नेट है। ठीक, यहाँ पूछ रहा है डाई मैग्नेट, तो डाई मैग्नेट में आपका आता है जो आपके मैग्नेट नहीं बनेंगे, जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, ये मैग्नेट नहीं बनेंगे। एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तो वाटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको अच्छे से। यहाँ पे स्टील की बात करें तो ये आपका फेरोमैग्नेट लौह चुंबकीय है, प्लेटिनम की बात करें तो पैरामैग्नेट अनुचुंबकीय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा कारक यहाँ पे विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को कौन प्रभावित करेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डायरेक्शन ऑफ करंट। जो धारा की दिशा है ना वो यहाँ पे विद्युत चुंबक की जो ध्रुवीयता है उसको प्रभावित कर देती है। देखिए जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है कोई भी, मान लीजिए ये आपका एक कुंडली यहाँ पे है, ठीक, तो विद्युत मैग्नेट अगर ये बना तो एक N होगा एक S होगा। ठीक है, इसमें इस तरह से मान लीजिए आपकी कुंडलियाँ लिपटी हैं और यहाँ पे आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, इसे अगर आप प्लस माइनस अल्टर कर देंगे, ठीक है, डायरेक्शन बदल देंगे करंट की, तो ये N और S भी आपस में क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो जो धारा की दिशा है वही आपकी यहाँ पे चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करती है। इस तरह से यहाँ देख लीजिए NS दो होती है ना कॉइल, N होता है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, इसमें कॉइल लिपटी हुई, करंट इन करंट आउट हो रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे S है N है, इसी को अगर आप बदल दें, करंट इधर से इन करें इधर से आउट हो, तो ये कॉइल का भी जो ध्रुव है ना ये मैग्नेट का, ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्हाट द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ बोलते हैं इसे। जैसे ईएमएफ होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है यहाँ पे आपको बताना है। तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है आपकी एम्पियर टर्न्स। देखिए चुंबकीय वाहक बल जो आपका होता है एफएम, जिसे हम कहेंगे एफएम इज इक्वल होता है एन इंटू आई, जहाँ पे एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न, जो कुंडलियाँ बनी है ना उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। एंड आई यहाँ पे क्या है, करंट है। तो आई करंट का मात्रक क्या हो गया एम्पियर, और एन का मात्रक क्या हो गया टर्न, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एम्पियर टर्न या टर्न एम्पियर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये आपकी चुंबकीय वाहक बल की क्या होती यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर L1, L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रेरकत्व मान लीजिए ये आपका एक है L1, ठीक है, फिर आपका है L2, फिर आपका है L3, ठीक है, L1, L2 एंड L3। तो अगर ये सीरीज में जुड़े हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ना वैसे इंडक्टेंस का भी है, तो LT बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस में होता है ना तीनों जुड़ जाते हैं, और अगर यही आपके पैरेलल होते तो क्या होता है 1/LT बराबर होता। तो यहाँ पे फिलहाल अभी क्या हो जाएगा L1 LT इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस की इकाई क्या है। देखिए परमियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमियंस क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका होता है कंडक्टेंस यानी चालकता, कितना अच्छा कोई चालक है, ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के केस में परमियंस होता है, जैसे उसमें चालकता है। चुंबकीय फ्लक्स के केस में इसे हम परमियंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इकाई होता है, इसका यूनिट होता है आपका वेबर पर एम्पियर टर्न। देखिए यहाँ पे वेबर पर एम्पियर टर्न इसलिए होता है, परमियंस P इक्वल टू होता है 1/रिलक्टेंस। अब आप सोचेंगे रिलक्टेंस क्या है, तो देखिए रिलक्टेंस होता है जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है जो धारा का विरोध करता है, वैसे चुंबकीय फील्ड के केस में रिलक्टेंस होता है जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है। तो 1/रिलक्टेंस अगर यहाँ पे आ गया तो रिलक्टेंस क्या होता है आपका, तो 1/ हो गया रिलक्टेंस इक्वल टू होता है Ni/φ, ठीक है, 1/Ni/φ। तो फाई ऊपर चला गया, φ/Ni। अब फाई का मात्रा क्या है वेबर, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न है, आई क्या है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर टर्न आपका यहाँ पे परमियंस की इकाई हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका वेबर पर एम्पियर टर्न। याद कर लीजिएगा आप लोग, आसानी होगी याद करने में अगर आप इसको इस तरह से रिलेट कर पाएंगे कि परमियंस होता क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। Which rule is applied to find the direction of magnetic fields in a solenoid coil। एक परिनालिका कुंडली में, सोलेनॉइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका राइट हैंड पाम रूल जो है, ये किसी परिनालिका में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसे बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, अगर करंट की दिशा आपका ये अंगूठा दर्शा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आपकी क्या होगी, ये बाकी उंगलियां जो यहाँ पे दिखा रही हैं, ठीक है। इसी को हम लोग राइट हैंड पाम रूल या थंब रूल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो निमी वाला PDF है ना उसमें थोड़ा सा गलत मिलेगा, उसमें 40 माइक्रोफैरड मिलेगा, जबकि 40 माइक्रोफैरड यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। आंसर आपका आएगा 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला है आपका 1/, यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस, तो CT इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इनका एलसीएम लेंगे 20 आया, ठीक है, 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5/20 या 1/4। तो अगर 1/CT बराबर 1/4 है तो CT बराबर क्या आ गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप लोग फार्मूले पे चलेंगे, जैसा हमने वहाँ एक थंब रूल भी बताया था ना कि जितना इसमें जो लोएस्ट हो, आपका लोएस्ट कैपेसिटेंस कितना है 10 है, उससे जो कम वाला हो, देखिए उससे कम इसमें क्या मिल रहा है आपको ऑप्शन 4। तो यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। कभी भी अगर आप कोई गलती करते हैं इनसे ज़्यादा आता है, उस केस में आप समझ जाइए अब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज। श्रृंखला में अगर हम विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के संधारित्र को जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
तो पहला यहाँ लिख रहा है सभी कैपेसिटर सेम मैन्युफैक्चरर के होने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है टोटल कैपेसिटर वैल्यू मस्ट बी लेस देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, तो ऐसा भी कुछ नहीं, टोटल वैल्यू कैसे होगी लोएस्ट से कम। अगला डी है यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, अगर आप अलग अलग वोल्टेज रेटिंग का लगा रहे हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज तो अलग अलग होगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये बनता है बी वाला कि ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग, किसी भी कैपेसिटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वोल्टेज रेटिंग से हमेशा कम होना चाहिए, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप क्या कर रहे हैं, सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ रहे हैं उस केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या क्या होते हैं। अनुचुंबकीय में आपका आता है कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, ये सब किस में आते हैं, अनुचुंबकीय में। तो यहाँ कौन सा आपको दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, तो कॉपर आपका क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। बिस्मथ आपका क्या है, डाई मैग्नेटिक है, पराचुंबकीय जिसे कहते हैं ना वो है ग्रेफाइट, एंड इस पे आप हम लोग नहीं जाएंगे फिलहाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन बी एच कर्व, ये आपका बी एच कर्व है जिसे हम हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है ना, इसका यहाँ पे नाम पूछ रहा है, ये रेंज क्या है आपकी, इसे हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को हम लोग इतने कोएर्सिविटी बोलते हैं, इसे हम लोग रिटेंटिविटी बोलते हैं। ये आपका सैचुरेशन होता है, इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यही आपका बी एच कर्व है, क्या है, बी एच कर्व, ठीक है, इसी को हम लोग बी एच कर्व यहाँ पे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस। देखिए पीछे हम लोग बात कर ही रहे थे कि जैसे विद्युत सर्किट में कंडक्टेंस यानी चालकता होती है, चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परमियंस। क्या बोलते हैं, परमियंस को बोलते हैं हम लोग चालकता। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इसमें होता है आपका रिलक्टेंस। जैसे आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी तरह से इसमें आपका होता है, क्या होता है, रिलक्टिविटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या होता है आपका रिलक्टिविटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, यहाँ पे रिलक्टेंस की इकाई पूछ रहा है आपसे क्या है। पीछे अभी हम लोग फार्मूले की बात किए थे ना, रिलक्टेंस का फार्मूला क्या था आपका, Ni/φ। तो N का क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया एम्पियर। तो देखिए एम्पियर टर्न्स यहाँ पे है, अपान फाई का क्या हो गया, वेबर। तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 नंबर, which is the correct expression of capacitance C if the electric charge is Q and the voltage is V। पीछे एक फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके थे, तो क्या होता है C इज इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। संधारिता C इज इक्वल टू आवेश बटे वोल्टेज, यही आपका राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की खींचने की ताकत को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, मान लीजिए आपका ये एक नलिका है, सोलेनोइड जो भी आप कह लीजिए, इस पे आपने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे कॉइल्स जो है आपने लपेट दी हैं, एंड यहाँ पे आपने क्या किया, इसे प्लस माइनस इसे दे दिया, अभी ये मैग्नेट बन चुका है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसे खींचने की ताकत इसकी हम कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए खींचने की ताकत अगर आपको इसकी बढ़ानी है तो उस केस में क्या करना होगा आपको, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा कोई मटेरियल आपने रख दिया, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक, जितना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा उतना ही ज़्यादा ये तेज़ी से इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, यानी अगर इसकी हम फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दें तो ये इसे खींच पाएगा, तो यही फिलहाल सही है। अगला है रिड्यूस द करंट इन द कॉइल, अगर करंट रिड्यूस कर देंगे तो ये इसकी पुलिंग पावर ही कम हो जाएगी, ठीक है। अगला है रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न, अगर ये नंबर ऑफ टर्न हम कम कर देंगे तब भी यहाँ पे सेम कंडीशन होगी। अगला कह रहा है इंक्रीज द BH कर्व ऑफ द मटेरियल, तो इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता है। तो राइट आंसर क्या है, हम इसकी फील्ड इंटेंसिटी अगर बढ़ा लेंगे तो हम इसे ज़्यादा उससे खींच सकते हैं, ज़्यादा ताकत से इसे पुल कर सकते हैं इसकी तरफ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which defines the flux density is always lagging behind the magnetizing force। जो फ्लक्स घनत्व है हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किस चीज़ को परिभाषित करता है, तो यही तो आपकी हिस्टैरिसीस की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, हिस्टैरिसीस की परिभाषा है। इस वाले BH कर्व जो होता है इसमें आप देख भी सकते हैं, जो आपका मैग्नेटिक यहाँ पे जो फ्लक्स घनत्व होगा हमेशा वो मैग्नेटिक जो फोर्स है उससे हमेशा क्या रहेगा,
पीछे रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही लेते हैं। मान लीजिए एक आपका ये यहाँ पे नलिका हो गई आपकी, इसमें आपने इस तरह से जो है करंट आप फ्लो कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ आसपास कोई एक और मटेरियल रखा गया है, इसमें आप जैसे धारा यहाँ प्रवाहित होगी, यहाँ पे आपको फ्लक्स जो है जनरेट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका रहेगा। ठीक, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है NS, आपने देखा ना, ऐसी ऐसी बनेगी, फिर इसको काटेंगी वो। अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जा रहा है इस आसपास के मटेरियल पे, ठीक है, इसमें भी जो भी मटेरियल होगा इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसे भी काटेगा तो इन्हें कुछ चार्ज मिलेगा और ये मूव करना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं, आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा। यानी यहाँ भी विद्युत धारा आपकी प्रवाहित, इवन इसमें भी होगी, यहाँ पे भी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ट्रांसफार्मर में आपने देखा है ना, भंवर धाराएं होती हैं जो उसका होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको काटेगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अगर पुश करेगा उसे तो वो भागेगा, तो फिर से विद्युत धारा वही आपकी विद्युत धारा वही, तो वहीं पे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं भंवर धारा। क्या कहते हैं, एडी करंट या भंवर धारा। आसपास की रखी धातु पे यही आपका प्रभाव पड़ता है उस केस में। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में करते हैं हम लोग, तो वायु संधारित्र आपका यूज़ किया जाता है रेडियो रिसीवर में। याद कर लीजिएगा इस आंसर को, रेडियो रिसीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि एक पोलराइज्ड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है। ठीक है, क्या है, पोलराइज्ड है। मान लीजिए दो प्लेट हैं, ये प्लस 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 चार्ज है एंड यहाँ पे आपका ये माइनस 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 है। इसे कह रहा है अगर आप इसे विपरीत रूप से जोड़ दें तो क्या होगा, तो इसे अगर आप विपरीत रूप से जोड़ देंगे तो इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू होगी और एक्सेसिव हीट की वजह से क्या होगा, ये अत्यधिक गर्मी से थोड़ी देर में फट भी सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर से देखिए आ गया डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो यहाँ पे पराचुंबकीय पदार्थ आपका है ऑप्शन नंबर ए, वुड यानी कि लकड़ी। ठीक है, निकिल आपका क्या है, लौह चुंबकीय है। प्लेटिनम आपका क्या है, अनुचुंबकीय है। ठीक है, मैग्नीज भी आपका क्या है, अनुचुंबकीय है। तो याद हो गया होगा आपको अभी ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, फ्लक्स डेंसिटी की आपकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला उसे हम लोग कहते हैं। एम्पियर टर्न यहाँ पे किसकी यूनिट है, चुंबकीय वाहक बल, जिसे हम लोग मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कह रहे थे, उसकी है यूनिट। वेबर आपको फ्लक्स का पता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 नंबर, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ अ BH कर्व हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मटेरियल। यानी जो पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप होता है वो क्या दर्शाता है, तो वो हमें यहाँ पे दर्शाता है किसी का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को BH कर्व पे यहाँ दर्शाया जाता है, हिस्टैरिसीस लूप पे यहाँ दर्शाया जाता है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन हो गए। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है, विच इज़ द सेमी कंडक्टर मटेरियल। इसमें से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, यूरेका, एबोनाइट, मैंगानिन या जर्मेनियम। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे समझ में आया नहीं उसको भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल पे बिना जुड़े तो बिल्कुल मत जाइएगा। साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा और बाकी जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की व ड्राइंग की, उसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।